जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सिलेबस आपका जीके, मैथ, हिंदी ये तीनों से मिलाकर आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएसएससी कार्यालय परिचारिका में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, बिहार में सोन नहर परियोजना, जो बिहार में आपका सोन नहर परियोजना है उसका संबंध किससे है। उससे पहले बात कर ले कि सोन नदी आखिर निकलता कहां से है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो सोन नदी बाबू आपका अमरकंटक से निकलता है। सोन नदी कहां से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक किस राज्य में है? अमरकंटक आपका छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक कहां में है? छत्तीसगढ़ में। सोन नदी कहां से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है। यहाँ पर बात करा कि सोन नहर परियोजना का संबंध किससे, तो जो सोन नहर परियोजना बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंचाई करना था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। उससे पहले मैं बता दूं, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारिका के एग्जाम में बिहार से लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे टोटल जीके का 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया सवाल है, बिहार का शोक। बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं, तो याद रखिएगा बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। और कोसी नदी कहां से निकलता है, तो यह नेपाल के गोसाई थान से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा कोसी नदी कहां से निकलता है? नेपाल के गोसाई थान से निकलता है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उसके बाद बात करेंगे गंगा नदी का। गंगा नदी से भी संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला सवाल पूछता है कि भारत में गंगा नदी का लंबाई कितना है। तो याद रखिएगा साथियों, भारत में गंगा नदी का लंबाई टोटल आपका हो जाएगा 2525 किलोमीटर। भारत में गंगा नदी का टोटल लंबाई कितना है साथियों? 2525 किलोमीटर गंगा नदी का टोटल लंबाई आपका भारत में है। और पूछेगा गंगा नदी आपका कहां से निकलता है साथियों, तो याद रखिएगा यह आपका उत्तराखंड, शॉर्ट में हम लोग यूके बोलते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। गंगा नदी कहां से निकलता है साथियों, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ठीक है, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारिका में पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें, उसके बाद और भी नदी के देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये भी सवाल है आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारिका में पूछा गया है कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है साथियों? गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कहते हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है साथियों। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डेली ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट मिले तो चैनल को आप लोग एक बार क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर डेली आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारिका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस क्लास में हम लोग जीके, मैथ, हिंदी तीनों को कवर करने वाले। तो पहले हम लोग जीके के 30 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ठीक है, और 30 में से कम आपका टारगेट रहना चाहिए 25 प्लस प्रश्नों का सही करने का। अगर आप 25 प्लस प्रश्नों को सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का है। तो जवाब दीजिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ है साथियों? तो सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया था। उससे पहले बात करें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। भारत देश कब आजाद हुआ था साथियों? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। उससे बाद बात करेंगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान क्या हुआ साथियों? लागू हुआ। उसके बाद
बात करेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी तो इस समय आपका भारत का संविधान बनकर क्या हो चुका था साथियों, तैयार हो चुका था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा साथियों, तो याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा साथियों। भारत के संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत के संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। याद रखिएगा, ये आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद बात करें कि भारत के संविधान सभा का 2 अध्यक्ष थे। दोनों अध्यक्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका संविधान का, एक आपका, 1 मिनट याद रखिएगा, एक आपका संविधान का, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष था। एक आपका क्या था साथियों, अस्थायी अध्यक्ष था, जो कि आपका कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे साथियों, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक आपका सवाल होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है। एक आपका क्या होता है साथियों, अस्थायी अध्यक्ष होता है। एक आपका क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। उसके बाद बात करेंगे संविधान से इंपॉर्टेंट है कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखिएगा, आपके संविधान में टोटल अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल आपका कितना अनुच्छेद है साथियों, 395 अनुच्छेद है। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए कि टोटल कितना अनुसूची है साथियों, तो टोटल आपका 12 अनुसूची है। याद रखिएगा, अगर अनुच्छेद की बात करें तो संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है, और अनुसूची की बात करें तो टोटल कितना अनुसूची हो जाएगा, 12 अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सवाल आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उसके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 1, जो आपका अनुच्छेद 1 है उसका संबंध किससे, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 का संबंध किससे साथियों, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे साथियों, भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 में है क्या है साथियों, भारत राज्यों का संघ है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि अनुच्छेद 1 का संबंध क्या है साथियों, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, ग्रैंटक रोड। ग्रैंटक रोड का निर्माण किसने करवाया था, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए ग्रैंटक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रैंटक रोड का निर्माण आपका किसने करवाया था साथियों, सभी बच्चे को पता है। 3 नंबर का जवाब आप लोग का कमेंट में आना चाहिए। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको आ रहा है कि ग्रैंटक रोड का निर्माण सर शेरशाह सूरी ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से जवाब देते चलिएगा ताकि जो भी प्रश्न हो आपको डबल याद हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि बिहार का, ये वाला सवाल आपके खान सर की किताब में दिया गया है और वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। सवाल आपका कह रहा है बिहार का राज्य पक्षी कौन सा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा 4 नंबर का कौन सा सवाल का जवाब सही होगा साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं, वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक होता है, जिसको शॉर्ट रूप में कभी कभी हो सकता है तो सीएजी दे देगा। ये पूछेगा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका सीधे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और यह किसको बनाया जाता है, तो यह आईएएस और आईपीएस को बनाया जाता है, ठीक है ना।
का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक किसको बनाया जाता है साथियों? तो आईएएस और आईपीएस को बनाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 ईस्वी में क्या हुआ था साथियों? आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह किसने किया था साथियों? महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये कहां में किया गया था? तो ये आपका बिहार राज्य में हुआ था। ये आपका कहां में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। और ये किस लिए किया गया था? तो नील विद्रोह के लिए किया गया था। मतलब अंग्रेज जो था वह नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। यानी आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा नील की खेती करना अंग्रेज अनिवार्य कर दिया था। इसलिए जो वहां के बिहार के लोग थे तो वो महात्मा गांधी जी को बुलाए आंदोलन करने के लिए 1917 ईस्वी में। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 1920 की बात करें साथियों तो 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एवं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका जवाब आना चाहिए कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने किया था। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाते डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते उनके लिए यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वह व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। 9334517119 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको यह व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर आपको बीएसएससी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है साथियों? बीएसएससी लिखकर मैसेज करना। उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल की ओर हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सवाल आपका कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यह आपका कब हुआ था साथियों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका कहाँ में हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका पंजाब में हुआ था। ये आपका कहां में हुआ था साथियों? ये आपका पंजाब में हुआ था। ये आपका कहां में हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब के कहां में हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ठीक है। सारा क्वेश्चन याद कीजिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कहां में हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। और पंजाब के कहां में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। बी ऑप्शन आप लोग को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सभी बच्चे को पता है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखिए कमेंट में आप लोग इसलिए जवाब दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि हाँ आपको ये सवाल का जवाब आता है। और लास्ट में आपसे आपका स्कोर पूछेंगे कि आपने कितना प्रश्न को सही किया। 30 में से 25 प्लस का टारगेट रहने वाला है। उसके बाद हिंदी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जवाब दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। श्रीमती कौन से हो जाएंगे? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे साथियों? वो आपका प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। बी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है।
अगला का जवाब आपको देना है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है साथियों? तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, 15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा जिला है? तो एरिया के हिसाब से आपका साथियों पश्चिमी चंपारण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरिया के हिसाब से अ, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और जनसंख्या के हिसाब से पटना हो जाएगा। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, भारतीय संसद का जो आपका उच्च सदन है, उससे पहले आपको क्लियर कर दे, सदन का जो होता है, मतलब संसद के दो सदन होता है। संसद के कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। पहला की बात करेंगे तो पहला आपका लोकसभा होगा। पहला आपका क्या होगा साथियों? लोकसभा होगा। और दूसरा कौन सा होगा साथियों? दूसरा आपका राज्यसभा होगा। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक क्या होता है? राज्यसभा होता है। जिसमें उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा सबसे उच्च सदन के अंदर आता है। याद रखिएगा, उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा उच्च सदन हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ से एक और जीके बनता है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं साथियों, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है, 13 नंबर आपका सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये आपका पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ में हुआ था साथियों? पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु भी पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यह हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद बात करेंगे साथियों भीमराव अंबेडकर का। तो भीमराव अंबेडकर कौन हो जाएंगे? आपके भारत के सॉरी, संविधान का इनको जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है साथियों? संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? बताइएगा, संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इससे लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किससे कहा जाता है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। किससे लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है। अगला नंबर सवाल है, 15 नंबर आपका सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार दिवस से कब मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो याद रखिएगा 22 मार्च, एक मिनट, याद रखिएगा साथियों, 22 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है साथियों? बिहार दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद कीजिएगा। ठीक है। दिवस से इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा देते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे में 2 अक्टूबर, आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या होता है? और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। जैसे में 28 फरवरी को क्या होता है? ये भी सवाल आपको कई बार रिपीटेट करवा चुके हैं। 14 सितंबर को क्या होता है? ये भी आपको एग्जाम में रिपीटेट करवा चुके हैं। 5 जून को क्या होता है? ये भी आपको रिपीटेट करवा चुके हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जाएगा।
अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान आपका रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, जिसको हम लोग जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले पता होना चाहिए, वो आपका जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है साथियों? जन गण मन है। उसके बाद बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी है। याद रखिएगा, दोनों आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था? मतलब वहां पर सबसे ज्यादा किस धर्म का अध्ययन मतलब किया जाता था? तो बौद्ध धर्म का किया जाता था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया? तो याद रखिएगा, किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था साथियों? बनाया था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसको शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई कहते हैं। उसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका आरबीआई बैंक का स्थापना किया गया था। आरबीआई बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका आरबीआई बैंक का स्थापना किया गया था। इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? आपको जवाब आना चाहिए कमेंट में। साइमन कमीशन जो भारत आया था साथियों, वो आपका आया था 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 1930 ईस्वी का। तो 1930 ईस्वी में आपका क्या उसको बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। या 1930 ईस्वी को मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ये तो सही बात है। और 1930 ईस्वी में एक आपका डांडी मार्च भी हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च भी हुआ था। 1930 ईस्वी में आपका क्या हुआ था साथियों? डांडी मार्च भी हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा, 1919 की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1942 ईस्वी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, किससे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किससे माना जाता है साथियों? तो सभी को पता है। आपका इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल को कवर कर लेते हैं। इसका जवाब पहले कमेंट में दीजिए, जैसे में इसके आगे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? एक मिनट। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला नंबर सवाल है बिहार में राजगीर किस जिला में? आपको पता होगा राजगीर किस जिला में है। और आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। और ये भी बता दीजिएगा, राजगीर तो सब बच्चा बच्चा को पता है राजगीर किस जिला में है। और आप लोग कभी ना कभी राजगीर घूमने भी गए होंगे, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा, भारत का जो आपका पहला उपग्रह था साथियों, वह आपका आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था। इसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इसको अंतरिक्ष में 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को क्या किया गया था साथियों? लॉन्च किया गया था। ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को एक मिनट। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा साथियों। ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में टोटल कितना अनुसूचियां है? आपको हम ऊपर भी बता दिए थे कि आपके संविधान में टोटल कितना अनुसूची है साथियों। तो टोटल आपका संविधान में 12 अनुसूची है। संविधान में टोटल कितना अनुसूची है साथियों? 12 अनुसूची है। याद रखिएगा, ये आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगर बात करें 1800
का, तो 1857 का इसको क्रांति बोला जाता है या इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की प्रमुख नदी कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? अब कोई बता सकते हैं कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की कोसी नदी सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कोसी नदी को आपको सबसे पहले बता दिए थे कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? अभी इसके ऊपर भी हम आपको करवाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा जी के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? चाचा जी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? भारत में नीति आयोग का जो गठन हुआ था साथियों वो आपका हुआ था 2015 ईस्वी में। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 ईस्वी में आपका नीति आयोग का गठन हुआ था, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का पहले का नाम था योजना आयोग। नीति आयोग के पहले का क्या नाम था? योजना आयोग नाम था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 28 नंबर सवाल है, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा? 28 नंबर का जवाब कमेंट में आना चाहिए, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है। अगला नंबर सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ था? आपको पता होगा साथियों काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड आपका कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। बाकी ये सब आपको बता दें, डांडी मार्च 1930 ईस्वी में, जालियांवाला बाग, और 1942 ईस्वी में आपका क्या हुआ था? तो 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन था। और 30 नंबर जीके का आज का आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे साथियों, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो ए ओ हयूम ने किया था। इस किसको किसने किया था? ए ओ हयूम ने किया था। इसका अध्यक्ष कौन था साथियों? डब्ल्यू सी बनर्जी इसका अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और इसका स्थापना ए.ओ. हयूम ने किया था। 1905 की बात करें तो 1905 में आपका क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था साथियों? आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल को देखते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का सवाल है, ठीक है ना। देखिए, उद्धत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उद्धत शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उससे पहले आप लोग बताइएगा हिंदी में से 30 में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, उद्धत शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो उद्धत का उल्टा क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उद्धत का उल्टा क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है साथियों जो कि आपके लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि जिसकी आशा न हो, जिसकी आशा न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आप लोग भी बताइएगा। जिसकी आशा न किया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी आशा न किया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? यानी ये 4 ऑप्शन आपको दिया है और बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा? जिसमें दोनों जय आधा होगा वही वाला क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों कि पावक शब्द का पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पावक किसका होता है बताइएगा। पावक आपका अग्नि यानी आग का होता है। पावक किसका होता है? आग का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाना यानी बदल जाना। प्रतिकूल हो जाना यानी बदल जाना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है कि हाथी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो देखिए हाथी का तत्सम शब्द की बात करें तो हाथी का ये सब मतंग कुजड़ ये सब इसका पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन हाथी का तत्सम पूछेगा तो ये आपका हंसी हो जाएगा, हस्ती हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए, अंधेरे नगरी मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधेरे नगरी मुहावरे का अर्थ क्या हो है? तो अन्याय की जगह, वहां मतलब जहां पर अंधेरा नगरी है, मतलब वहां पर अन्याय का क्या है बाबू? जगह है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का उल्टा क्या होगा? तो जंगम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर आपका सवाल है कि जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो कम बोलता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? मितभाषी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी बोलते हैं। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है, 10 नंबर आपका सवाल है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझ पाते हैं, ये आपको पता है। ठीक है ना। खग जाने खग की भाषा यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझ पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हिंदी का भी प्रश्न समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर एक बार बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्लास को जाते जाते अपने दोस्तों के पास एक बार क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा।